अब अगर तुम्हें प्रिज्म को बहुत ही गहराई से समझना है तो मैं तुम्हें 5-6 स्टेटमेंट्स दूंगा और उनको मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो तुम्हें प्रिज्म के बारे में गहराई से तुम्हें चीजें मालूम पड़ जाएंगी, ठीक है। ये तुमने समझ लिया तो प्रिज्म तुम्हारा ऑलमोस्ट फिर तंदुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रिज्म के रिगार्डिंग। पहली बात, मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले से बातें लिखूंगा, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी, तो लाइट कभी भी प्रिज्म से बाहर नहीं आएगी। मतलब लाइट सेकंड सरफेस पे टी आई आर खा जाएगी, हम ऐसे बोलते हैं लाइट सेकंड सरफेस पे टी आई आर खा जाएगी या टी आई आर कर जाएगी, सेकंड सरफेस पर टी आई आर कर जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट, अगर ए का वैल्यू 2 थीटा सी है तो सिर्फ लाइट एक ही एंगल पर बाहर आएगी, वो एंगल होगा 90, और बाहर भी 90 पे आएगी। तो लाइट, जब मैं बाहर आने की बात कर रहा हूं तो मैं सेकंड सरफेस से बाहर आने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लाइट सेकंड सरफेस से पर सिर्फ I इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए बाहर आएगी, और बाहर भी 90 डिग्री पर आएगी, और बाहर भी E इज इक्वल टू 90 पर आएगी। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड बात, अगर A का वैल्यू 2 थीटा सी से छोटा है तो एक रेंज ऑफ एंगल्स के लिए लाइट बाहर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार स्टेटमेंट लेता हूं, फिर मैं पूरी पूरी बात एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट जो है सेकंड सरफेस से I इज इक्वल टू 90 से छोटा और I नॉट से बड़े के लिए बाहर आएगी, इस रेंज के लिए बाहर आएगी। सर क्या बोला आपने, कुछ समझ में नहीं आया, कौन बाहर आया, कहां से बाहर आया, क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, तो समझाता हूं, देखो जरा। नहीं, ठीक है, देखो जरा। थर्ड पेज पहले लिखा गया, चलो खैर कोई बात नहीं। देखो जरा, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम्हारे हाथ में प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म तुम्हें वो फिक्स करके दे देगा, ठीक है। प्रिज्म तुम्हें फिक्स करके दे दिया, मैं एक प्रिज्म बना लेता हूं यहां पर। तो मैंने ये प्रिज्म दे दिया मुझे, ये प्रिज्म फिक्स है, ठीक है। ये प्रिज्म हमारा क्या है, फिक्स है। थोड़ा ठीक से समझना है इस वाली बात को, थोड़ा समझने में समय तुम्हें लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, समझ में आ जाती है, बट थोड़ा समझने में समय लगता है, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। बाद में तुम्हारी लाइट रे जो है वो ऐसे हो गई, और बाद में तुम्हारी लाइट रे कुछ ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये तुम्हारे दो जो है वो एंगल हो गए सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आई एंगल पर तुम्हारा जो है लाइट आया, है ना। ये एंगल तुम्हारा फिर R1 हो जाता है, ये एंगल तुम्हारा R2 हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना चीजों को, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि क्या कहानी है यहाँ पे, है ना। तो यहां पर बच्चों हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में प्रिज्म तो है नहीं, प्रिज्म का जो भी म्यू दिया है वो तो दिया ही है, म्यू ऑफ प्रिज्म। हमारे कंट्रोल में सिर्फ क्या है, इंसिडेंट रे है, कि हम इंसिडेंट एंगल कितना रख सकते हैं। तो उसको हम 0 से लेकर के 90 तक वेरी कर सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, जिसको हम आमतौर पर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंसिडेंट एंगल से प्रिज्म के केस में, ठीक है। बट अपने ज्यादा डील नहीं करना उसमें, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो 0 से लेकर 90 हम उसको वेरी कर सकते हैं। तो पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाने से लाइट के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, या इंसिडेंट एंगल को घटाने से लाइट के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी घटती है। लेट्स से कि इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल जो है वो है लेट्स से 60 डिग्री, हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखो जरा क्या कहानी होगी। सपोज करो मैंने आई का वैल्यू ले लिया 90 डिग्री, अगर मेरा आई जो है वो 90 डिग्री मैंने ले लिया, है ना, तो R1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, थीटा सी होगा। R1 का वैल्यू कितना होगा, थीटा सी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उल्टा लाइट में ना रिवर्सिबिलिटी का लॉ होता है।
अगर मैं थीटा सी से फेंकता हूं तो लाइट 90 बाहर जाएगी, तो अगर मैं 90 पे लाइट को अंदर भेजूं तो लाइट थीटा सी पे अंदर आएगी। तो ये बात मैं बोल सकता हूँ, चाहो तो तुम सेंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आई का वैल्यू 90 है तो R1 कितना हो जाएगा, थीटा सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 है A माइनस में R1, ठीक है। तो अगर I तुम्हारा जो है वो 90 हो गया है तो तुम्हारा R1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, यहाँ पर थीटा सी हो गया। R2 का वैल्यू कितना हो गया, A माइनस में R1 हो गया, ठीक है। ये हम जानते हैं। अगर मैं I को घटाऊंगा तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ में ना एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं म्यू ऑफ मीडियम साइन I इज इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म साइन R1। तो स्नेल्स लॉ में जब ये एंगल बढ़ता है तो ये एंगल भी अपने आप साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इसको बढ़ाओगे दूसरा एंगल घटेगा। तो अगर अगर हमें लाइट को बाहर निकालना है तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, R2 को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, डरना नहीं है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। भाई R2 का वैल्यू मुझे कम करना है, क्योंकि अगर R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो लाइट बाहर नहीं आएगी। तो हमारा मकसद यहां पर क्या है, हमारा मकसद यहां पर है R2 के वैल्यू को मिनिमम करना। R2 का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ही लाइट का बाहर आने का चांस बढ़ जाएगा। सपोज करो R2 का वैल्यू है एक केस में 60 डिग्री, एक में 30 डिग्री, एक में है 15 डिग्री। तो अगर क्रिटिकल एंगल तुम्हारा लेट से 70 हुआ तो किसी में बाहर नहीं आएगा, मतलब तो सभी में बाहर आ जाएगा, क्योंकि लाइट कब बाहर नहीं आती, जब क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट होती है तो लाइट वापस मुड़ जाती है, ठीक है। ऐसा जानते हैं ना। तो क्रिटिकल एंगल 70 है तो सभी तीनों एंगल के लिए लाइट बाहर आएगी। क्रिटिकल एंगल अगर मैंने 50 कर दिया तो ये एंगल बड़ा हो गया 50 है, तो ये वाली बाहर नहीं आएगी, बाकी दोनों बाहर आ जाएंगी। अगर मैंने 20 कर दिया तो ये दोनों बाहर नहीं आएंगी, ये वाली बाहर आ जाएगी। अगर मैंने 10 कर दिया तो फिर ये तीनों ही बाहर नहीं आ पाएंगे। तो क्रिटिकल का वैल्यू तो फिक्स होगा, मे भी जितना भी हो, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 20 हो सकता है, जितना भी हो। लेट्स से अगर 50 मैंने ले लिया है तो यहां पर R2 का वैल्यू मुझे 50 से कम रखना है। अगर R2 वैल्यू 50 से कितना भी कम हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो लाइट बाहर नहीं आएगी। तो R2 को हम चाहते हैं कि कम से कम R2 को रखें, इंसिडेंट एंगल कुछ ऐसा रखें अगर हमें लाइट को बाहर निकालने में इंटरेस्टेड है। तो अगर R2 का वैल्यू हमें चाहिए मिनिमम तो R1 का वैल्यू हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। R1 का वैल्यू में क्या चाहिए, क्योंकि R2 क्या है, A माइनस में R1 है, A तो फिक्स रहेगा, प्रिज्म का तुम्हारा म्यू फिक्स रहेगा, प्रिज्म का एंगल फिक्स रहेगा। तो R1 को क्या करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम। तो I को क्या करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम। तो हम ये कहते हैं कि जब I का वैल्यू 90 है यानी कि मैक्सिमम है तो R1 का वैल्यू भी क्या हुआ, मैक्सिमम। तो R2 का वैल्यू क्या हुआ, मिनिमम। अगर उस एंगल के लिए भी लाइट बाहर नहीं आ रही है तो बाकी किसी भी इंसिडेंट एंगल के लिए लाइट बाहर नहीं आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं अगले वाले पेज पे, ठीक है। क्या मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अभी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा होगा, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हें कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइट प्रिज्म से, अगर प्रिज्म में कोई लाइट I इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए बाहर नहीं आती तो बाकी किसी भी इंसिडेंट एंगल के लिए बाहर नहीं आएगी। तो बाकी किसी भी इंसिडेंट एंगल के लिए, सेकंड फेज से जाहिर सी बात है, के लिए बाहर नहीं आएगी। मतलब सबसे ज्यादा लाइट की बाहर आने के जो चांस है वो I इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। प्रीवियस वाला, हाँ दिखाएंगे डरो मत, अभी कहां। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सर समझ नहीं आया ये स्टेटमेंट, ये वापस समझा दो सर। अरे समझाएंगे अभी, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ तुम्हें भी अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखो अगर तुम्हें लाइट को बाहर निकालना है तो तुम R2 का वैल्यू क्या करना चाहोगे, कम करना चाहोगे, बढ़ाना चाहोगे, क्योंकि एक क्रिटिकल एंगल तो इसके लिए डिफाइन होगा, ठीक है। मैं इस पूरे जुगाड़ को इरेज कर देता हूं, अगर मैं इसको रिलेट कर सकूं, ठीक है। मैं इसको किसी उससे रिलेट करके तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो लेट से ठीक है। तो लेट से हम ये चाहते हैं कि एक कोई भी एक बच्चा है, उसकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स की ब्रैकेट में ना आए। लेट से हम ये बोलते हैं इनकम टैक्स लगता है 3 लाख से ऊपर की अगर सैलरी होगी पर मंथ, पर ईयर सॉरी, तो 3 लाख से 10 लाख तक एक पर्टिकुलर इनकम टैक्स लगेगा, उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। इसको इस एंगल से समझ लेते हैं। हाँ चलो जो भी अच्छा 5 लाख होती है, चलो ठीक है 5 लाख, दिस इज मालूम पड़ रहा है मेरा कितना कमजोर है इकोनॉमिक्स, ठीक है।
तो 5 लाख से 10 लाख तक जो है वो इनकम टैक्स की ब्रैकेट में तुम आ जाओगे, ठीक है। अब यहां पर तुम्हारे जो है वो, ठीक है, अब यहां पर हम चाह रहे हैं, अब हमने ये मान लिया कि लेट से 2 भाई हैं, ठीक है, तो एक भाई ए है, एक भाई 2 है। भाई 1 और भाई 2 दोनों की जो इनकम है वो पापा की इनकम के बराबर है, मतलब जो पापा कमाते हैं वही इन दोनों में, मतलब तीनों का एक ढाबा है लेट से, ठीक है। तो पापा का ढाबा है, तो पापा के जितने पैसे हैं वही उन दोनों के भी सॉर्ट ऑफ पैसे हैं, ठीक है। तो तुम इसको इस एंगल से देख सकते हो, ठीक है, या किसी और एंगल जोड़ूं, चलो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम चाहते हो कि भाई 2 जो है वो इनकम ब्रैकेट में ना आए, तो भाई 2 तुम्हारा इनकम ब्रैकेट में ना आए, तो इसलिए तुम क्या जाओगे, लेट्स से पापा की इनकम कांस्टेंट है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है, पापा की इनकम कांस्टेंट है, हम ये मान लेते हैं, इस कांस्टेंट है, दोनों भाई मिलाकर के जो है वो लेट्स से पर ईयर जो है वो 20 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो दोनों भाई मिलाकर के 20 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो अब भाई 2 की इनकम कितनी होगी, 20 माइनस में भाई 1 की इनकम होगी, भाई 2 की इनकम कितनी होगी, 20 माइनस में भाई 1 की इनकम। अब हर एक कंट्री में अलग अलग सीन है, जैसे इंडिया में ये सीन है भाई 5 लाख से अगर तुम्हारी ऊपर हो गई पर ईयर की सैलरी, तुम्हारे टैक्स लग जाएगा। हो सकता है पाकिस्तान में सीन हो कि 3 लाख से ऊपर होते ही तुम्हारे टैक्स लग जाएगा। हो सकता है अमेरिका में सीन हो कि तुम्हारी भाई 1 लाख से ऊपर होते ही तुम्हारे टैक्स लग जाएगा। अब तुम चाहते हो भाई 1 के टैक्स ना लगे, ठीक है, ये भाई 2 के, सॉरी, ठीक है, तुम चाहते हो भाई 2 के टैक्स ना लगे, तो भाई 2 के टैक्स ना लगे तुम क्या करने की कोशिश करोगे, भाई 1 की इनकम को मैक्सिमम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब कंट्री अपने को मालूम नहीं कौन सी कंट्री है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं लेट से भाई 1 की मैक्सिमम इनकम जो है वो लेट से 18 लाख हो सकती है, ठीक है, 18 लाख होती है। तो हम ये कहेंगे कि जब भाई 1 का वैल्यू जब हाईएस्ट है और भाई 2 का इनकम तब भी जो है वो टैक्स की ब्रैकेट में आ गया, तो भाई 2 का इनकम तो टैक्स की ब्रैकेट में आएगा, तुम कुछ भी कर लो चाहे तो, ना। जैसे सपोज करो भाई 2 की इनकम 18 लाख ले दी मैंने, भाई 1 की इनकम, तो भाई 2 की इनकम कितनी होगी, 2 लाख होगी, 2 लाख होगी, तो इसको अमेरिका में तो टैक्स खा गए, पाकिस्तान में नहीं खाया, इंडिया में नहीं खाया। अब मैं भाई 1 की इनकम को घटा सकता हूं, बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो घटाए कितना कर दूंगा, 17 कर दूंगा, 16 कर सकता हूं, 15 कर सकता हूं, 14 कर सकता हूं। तो अगर मैंने इसको 13 कर दिया तो इसकी इनकम कितनी होगी, 7 लाख होगी, 7 लाख होगी, तो इसको इंडिया में भी टैक्स लग जाएगा। कहने का मतलब मेरा है, अगर मैं चाहता हूं कि भाई 2 जो है वो इनकम टैक्स से बचा रहे, तो उसके लिए मुझे भाई 1 की इनकम को जितना हो सके उतना बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू में रखूंगा, तब भाई 2 का सबसे ज्यादा चांस है बचने का। अगर उसमें भी ना बचा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, सपोज करो तुम्हारी इनकम ही ऐसी हो जाए, अब भाई 1 की मैक्सिमम इनकम होती है 18 और ये तुम्हारी जो है वो 30 हो जाए टोटल इनकम, तो अब तो तुम कुछ भी कर लो बेचारा बच ही नहीं पाएगा भाई 2, है ना। भाई 2 को भी टैक्स खाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर इसका 18 कर दोगे, यहाँ पे ये 30 है, तो भी भाई 2 की इनकम भी कितनी हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। तो इसी एंगल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम कंफ्यूज नहीं हो ना भाई के चक्करों में। यहाँ पे जो है ना R2 का वैल्यू होता है A माइनस में R1, ए तो कॉन्स्टेंट हो गया, जो भी प्रिज्म का एंगल है वो तुम्हें दे दिया। अगर तुम चाहते हो कि यहां से लाइट बाहर आ जाए, तो इसके लिए तुम क्या चाहोगे, अगर यहां से लाइट बाहर आ जाए इसके लिए तुम चाहोगे कि R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम हो, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर इंडिया में 5 लाख है, पाकिस्तान में 3 लाख, अमेरिका में 1 लाख, तो ये जो भी म्यू ऑफ प्रिज्म होगा, जो भी एंगल ए होगा, वो हर एक प्रिज्म के लिए अलग अलग होगा, तो उसको हम पहले से डिफाइन नहीं करते, लेकिन जो भी है वो कॉन्स्टेंट है एक गिवन प्रिज्म के लिए। अब अगर तुम चाहते हो कि R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा रहे, है ना, एक पर्टिकुलर, हो सकता है कि किसी प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री हो, तो हम चाहेंगे R2 का वैल्यू 30 डिग्री से कम हो, बड़ा हो जाएगा तो बाहर नहीं आएगी। तो हमारी मैक्सिमम जो चांस है वो कब है, जब R1 का वैल्यू हाईएस्ट होगा। अगर मैंने R1 का वैल्यू हाईएस्ट कर दिया तो मैं कहूंगा R2 मिनिमम है, और अगर ये मिनिमम एंगल भी उस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो फिर बाकी R1 की वैल्यूज तो छोटी होंगी जो हमने अभी बनाई है उससे, तो बाकी में तो फिर R2 और भी बड़ा हो जाएगा। तो यानी हम ये कहते हैं जब R1 का वैल्यू हाईएस्ट है, अगर R2 फिर भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन रहा है, तो यानी कि लाइट रे बाहर नहीं आ सकती। और R1 हाईएस्ट कब होगा, जब I हाईएस्ट होगा। तो आई रिपीट, जब I हाईएस्ट होगा तो R1 हाईएस्ट होगा, और R1 हाईएस्ट होगा तो R2 मिनिमम होगा। अगर ये मिनिमम एंगल जो R2 का जो मिनिमम वैल्यू बन रही है, अगर ये भी क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा है, तो हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, I को कंट्रोल करना है। तो हम I को और नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि I ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो अगर I को मैं कम करूंगा, 89 करूंगा, तो R1 कम हो जाएगा, R1 कम हो जाएगा तो R2 बढ़ेगा। तो यानी मैं R2 का वैल्यू बढ़ा सकता हूं, इससे और कम नहीं कर सकता हूं। तो R2 का वैल्यू, यानी मैं यहां पर ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि I जब 90 डिग्री है तो R1 जो है वो मैक्स है और R2 जो है वो मिनिमम है। अगर ये मिनिमम एंगल भी क्रिटिकल से बड़ा हो गया, तो अब लाइट के बाहर आने की कोई भी संभावना नहीं है, नो मैटर व्हाट तुम क्या इंसिडेंट एंगल रखो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट कभी भी बाहर नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट पेज दिखाओ। फर्स्ट पेज तो खाली है, ये रहा फर्स्ट पेज। तो इसके लिए हम कंडीशन निकाल रहे हैं कि लाइट सेकंड सरफेस पर टी है ना, अगर ए का वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ा हुआ तो लाइट तुम्हारी कभी भी बाहर नहीं आएगी। अब मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं तुम्हें ये स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक मैंने तुम्हें ये नहीं समझाया, इसको तुम छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। अब तक मैंने तुम्हें क्या समझाया, मैंने तुम्हें ये वाली बात सिखाई है कि अगर प्रिज्म में कोई लाइट I इज इक्वल टू 90 के लिए बाहर नहीं आती है तो बाकी किसी भी इंसिडेंट एंगल के लिए बाहर नहीं आएगी। ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि I जब 90 लेते हैं तो R1 हाईएस्ट है, R2 मिनिमम है, और अगर ये मिनिमम एंगल भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो बाकी सारे इंसिडेंट एंगल्स के लिए तो R2 जो है और भी बड़ा होने वाला है। क्योंकि I 90 के बाद हम क्या करेंगे, I को कम ही कर सकते हैं, 110 तो करने से रहे, है ना, I को 110 थोड़ी कर देंगे। ये समझ में आ रहा है भाई? I अगर तुम्हारा प्रिज्म ये है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, तो तुमने इंसिडेंट एंगल ये रखा, अब तुम इसको बढ़ा के ये कर दोगे, बढ़ा के मैक्सिमम ये कर दोगे, अब प्रिज्म के अंदर थोड़ी घुसा दोगे लाइट को, मैक्सिमम तो तुम 90 कर सकते हो ना एंगल, तो वो I हाईएस्ट है। अब I 90 के बाद तुम क्या करोगे, 90 के बाद तुम I को 89 करोगे, और 89 करोगे तो R1 घट जाएगा, क्योंकि I 90 था तो R1 ज्यादा बड़ा था, I 89 हुआ तो R1 घट गया, R1 घट गया तो R2 बढ़ गया। तो अगर पहले ही क्रिटिकल एंगल से था तो अब तो बढ़ रहा है, तो क्रिटिकल एंगल से पक्का ही बड़ा होगा, तो अगर बड़ा होगा तो लाइट बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो सर 90 थ्रेशोल्ड है, उसके लिए बाद प्रिज्म से पास नहीं होगा, तो R1 का वो डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन जो पॉइंट मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो मैं यही कह रहा था कि अब तुम एक बात समझ गए हो, अगर तुम्हें लाइट को बाहर निकालना है तो तुम्हारा सबसे अच्छा चांस जो है वो तब है जब तुम इंसिडेंट एंगल को 90 रखो, क्योंकि इंसिडेंट एंगल को अगर 90 रखोगे तो R1 विल बी हाईएस्ट एंड R2 विल बी मिनिमम, और चांसेस हैं कि R2 का मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटा हो और लाइट बाहर आ जाएगी। ठीक है, अगर R2 का क्रिटिकल एंगल इस I इज इक्वल टू 90 पर जब R2 मिनिमम है वो भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो बाकी सब I पर तो R2 और बढ़ने वाला है, तो फिर वो तो पक्का ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहेगा, तो लाइट कभी भी बाहर नहीं आएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट हम समझ चुके हैं। इसके आधार पर मैं यहां पर पहला वाला सिचुएशन निकालूंगा। तो जब मैंने लिखा I का वैल्यू 90 तो R1 कितना होगा, थीटा सी, R2 कितना होगा, A माइनस में R1, यानी कि मैं बोल सकता हूं कितना होगा, A माइनस में थीटा सी। अगर ये भी बड़ा हो गया थीटा सी से तो लाइट कभी बाहर नहीं आएगी, लाइट कभी बाहर नहीं आएगी, यानी कि A जो है वो अगर 2 थीटा सी से बड़ा है तो लाइट कभी बाहर नहीं आएगी। ये हमारी कंडीशन होगी। समझ में आया? ये I इज इक्वल टू 90 पर बेस्ट चांस है लाइट बाहर आने का। अगर नहीं आई तो बाकी किसी आई पे नहीं आएगी। तो हमने बोला I अगर 90 है तो R1 होगा थीटा सी, R2 A माइनस R1 है तो हो गया A माइनस थीटा सी। अगर ये R2 का जो मिनिमम वैल्यू है अगर ये भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो फिर भूल जाओ बाकी किसी इंसिडेंट एंगल की लाइट बाहर आएगी। सबसे मेन बात जो है ना, यहां पर जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी उसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये होगा कि वो ये बात नहीं समझ रहे कि तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ I है, बाकी तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ क्या है, I। तुम I को कंट्रोल करके लाइट को बाहर निकालना चाह रहे हो, तो क्या कब तुम्हारे पास बेस्ट चांस है कि लाइट बाहर आ जाए, जब R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा हो, यानी तुम R2 को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम R1 को मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम I को मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हो। I का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 90। तो ये मैं यहां पर कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो। सर शायद किसी ने एंट्री ली है क्लास में, किसी ने एंट्री ली है, मतलब किसने एंट्री ली है,
विशाल है, योगेश है, विशाल है, पुखराज है, मृदुल है, मयंक है, मनीष है, कात्यानी है, मेरा है और एस के बाबा है। क्या मतलब क्लास में एंट्री का? शायद किसी ने एंट्री ली है क्लास में, मैं समझा नहीं इसका मतलब। खैर एनीवेज, तो तुम्हें पहली बात समझ में आ गई? वीडियो ऑन है सर एक का। अच्छा, किसी बच्चे का वीडियो ऑन है? कोई नहीं, तुम उसको मत देखो ना, देखो जरा। ये तो ऐसा लग रहा है कि वो जो यूट्यूब पे नहीं होते लोग, ये जो बनाते हैं कि रात को डराने वाले नहीं बनाते वो, कि रात को डराएंगे उस तरह से, है ना? तो क्या करें, अब ये कुछ और अटरम पटरम ना कर दे, बाकी सब तो ठीक है। हाँ, जैसे वो प्रैंक बनाते हैं ना, भूतिया प्रैंक, वो कार उनके ऊपर से निकल जाती है इस तरह से कई पीछे पड़ जाते हैं लोग उस तरह से। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है मयंक, शाबाश, लगे रहो ऐसे ही। ठीक है, अब तुम भूत को छोड़ो, प्रिज्म पे आते हैं। प्रिज्म भी उतना ही बड़ा भूत है जितना बड़ा मयंक है। तो हम आते हैं वापस, मैं अपनी शक्ल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, होपफुली वो कुछ और अटरम पटरम ना शो करे, अगर कुछ करे तो मुझे बता देना, हम बाहर निकाल देंगे। अगर मुझे निकालना आता है तो देख लूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, तो हम इसकी वीडियो स्टॉप कर सकते हैं या हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो लेट्स रिमूव, है ना? रिमूव हो गया वो। अनइनवाइटेड गेस्ट करके सबमिट कर देते हैं उसको। चलो ठीक है, तो रिमूव हो गया अब। ठीक है, क्योंकि वो कुछ ऊट पटांग और हरकत कर सकता है, इसमें तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। भूत में तो हम हंस लिए, तुम भी हंस लिए, मैं भी हंस लिया, डरा रहा था लेकिन सच में डरावना था वो, है ना? कुछ और घटिया हरकत ना करते, तो इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया। एनीवेज, तो यहां पर हमारा जो है वो आई का वैल्यू हो गया है 90 डिग्री। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि लेट से ए का वैल्यू 2 थीटा सी हो, तो लाइट कितने में बाहर आएगी, और है ना, ये हमने सेकंड स्टेटमेंट यहां पे डाला था कि अगर ए का वैल्यू 2 थीटा सी है ना, यहां पर हमारा पहला केस क्या हो गया, अगर ए 2 थीटा सी से बड़ा है तो लाइट कभी बाहर नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड केस क्या है, यहां पर देखो जरा, अगर ए का वैल्यू 2 थीटा सी है तो मैंने आई का वैल्यू ले लिया 90 डिग्री। अगर आई 90 डिग्री है तो R1 कितना होगा बच्चों? थीटा सी ना। ये तो तुम जानते हो ना लाइट के रिवर्सिबिलिटी से, कि अगर R1 का वैल्यू में थीटा सी लूं तो लाइट 90 बाहर आएगी, तो अगर 90 पे डालूं तो थीटा सी पे अंदर आएगी। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना, यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए माइनस में थीटा, R2 का वैल्यू ए माइनस में थीटा 1, ये सॉरी ए माइनस में R1, है ना, थीटा 1 कर दिया मैं, मेरे दिमाग में अभी भूत ही चल रहा है। तो R2 जो है ए माइनस में R1, तो R2 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? ए का वैल्यू हमारा 2 थीटा सी है और R1 का वैल्यू हमारा कितना है? थीटा सी। तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा सी हो जाएगा। तो लाइट बाहर आएगी ना। अगर R2 थीटा सी है तो E कितना हो जाएगा? 90। देखो एक बात तुम पहचान लो कि I और E का वैल्यू जब 90 होता है तो R1 और R2 का वैल्यू थीटा सी होगा। ठीक है, तो उल्टा भी बोल सकते हैं, R1 R2 का वैल्यू जब थीटा सी है तो I और E का वैल्यू 90 होगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना, इसमें तुम्हारी हेल्प होगी। तो ए का वैल्यू जब 2 थीटा सी हमने लिया और आई का वैल्यू 90 लिया हमने, तो R1 आया थीटा सी, R2 हो गया ए माइनस में R1, तो वो हो गया थीटा सी। तो ई कितना हो गया? 90। तो लाइट 90 डिग्री के लिए बाहर तो आ गई और 90 डिग्री पे ही बाहर आई। इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस। मतलब जो बाहर आने वाली लाइट है वो भी ऐसे ग्रेज उसको बोलते हैं। आई इज इक्वल टू 90 हो गया, आई इज इक्वल टू 90 ऐसा हो गया तो उसको ऐसे बोलते हैं ग्रेज। वैसे तो घास चरना होता है ग्रेज, तो तुम्हें मुंह जो है वो ग्राउंड के पैरेलल सा चलाना पड़ेगा, शायद उसी से आता है ये। ठीक है, तो ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री होता है, तो तुम्हारी लाइट ऐसे बाहर आएगी इसमें। अगर मैं लाइट को भेजूं तो लाइट तुमने ऐसे भेजी, 90 ऑलमोस्ट 90 पे, तो एक्जैक्टली कैसे भेजोगे, मतलब 89.9999 है ना, उस तरह से। तो यहाँ पे जैसी लाइट बाहर आई, जैसे तुम लाइट अंदर भेजी यहाँ पर, तो यहाँ पे लाइट गई और फिर बाहर भी ऐसी आएगी। तो ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90, दोनों 90-90 हो गए। ठीक है, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इस केस में अगर तुमने आई का वैल्यू 89 कर दिया, अगर आई का वैल्यू तुमने हल्का सा भी गिराया, 89 कर दिया, तो R1 कितना हो जाएगा? थीटा सी थोड़ा छोटा, थीटा छोटा कितना होगा? लेट्स से 0.98 थीटा सी हो गया। तो जैसे ही इसका वैल्यू 0.98 थीटा सी होगा या 0.9 थीटा सी मान ले फॉर सिंप्लिसिटी, तो R2 का वैल्यू हो जाएगा 1.1 थीटा सी, यानी कि थीटा सी से बड़ा।
और थीटा सी से जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो लाइट फिर बाहर आना बंद कर देगी। ग्रेजिंग लाइट that is reflected from a source placed close to a surface usually to emphasize texture of surface, McGraw Dictionary of Architecture and Construction। ठीक है, gazing light light that is reflected from a source placed close to a surface usually to emphasize texture of surface। अच्छा ये तो कुछ और ही हो गया, पता नहीं क्या है, ये तो कुछ और ही तुमने बोल दिया। ठीक है, मतलब 90 डिग्री के एंगल, इंसिडेंट एंगल को हम ग्रेजिंग इंसिडेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब ये शायद हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ी समझ में भी नहीं आई है ना पूरी। ये बात समझ में आ गई सभी को? अगर तुमने आई का वैल्यू 90 से छोटा कर दिया तो R1 का वैल्यू थीटा से छोटा हो जाएगा और R2 का वैल्यू थीटा से बड़ा हो जाएगा, लाइट बाहर आना बंद कर देगी। सिर्फ एक एंगल के लिए लाइट बाहर आएगी, वो है 90 डिग्री, उससे अलावा किसी एंगल के लिए बाहर नहीं आएगी। अब हम थर्ड केस ले रहे हैं यहाँ पे। अगर जो मैं आई का वैल्यू जो है वो ए का वैल्यू अगर मैं लेस देन 2 थीटा सी कर दूं तो क्या कहानी बनेगी। ठीक है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। देखो जरा, तो यहां पर हमारा अगला जो है वो केस हो गया है, अगर हम ए का वैल्यू रख दें यहां पर लेस देन 2 थीटा सी तो लाइट एक रेंज के लिए बाहर आती है। ठीक है, ए का वैल्यू 2 थीटा से छोटा है। ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लेता हूं, लेट्स से हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया, लेट्स से 1.7 थीटा सी बोल दिया मैंने। ठीक है, हाइपोथेटिकली। ठीक है, अब देखो जरा, तो मैंने यहां पर क्या केस लिया, आई का वैल्यू मैंने लिया 90 डिग्री, तो R1 कितना होगा बच्चों, थीटा सी। R2 कितना होगा, a माइनस में R1, R1 का वैल्यू तो पक्का ही थीटा सी है। a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, हाइपोथेटिकली मानो लेट्स से 1.7 थीटा सी, 1.7 थीटा सी। ठीक है, तो यहाँ पे R2 का वैल्यू हम यहाँ पे कितना बोल देंगे, R2 का वैल्यू कितना हो गया, 0.7 थीटा सी हो गया, 0.7 थीटा सी, 0.7 थीटा सी। अब 90 पे तो बाहर आ रहा है क्योंकि R2 तुम्हारा क्रिटिकल एंगल छोटा, लाइट बाहर आ रही है, मस्ती में सब कुछ काम ठीक चल रहा है। I का वैल्यू हमने कम किया, 86 कर दिया, तो R1 का वैल्यू भी कम होगा। R1 का वैल्यू कम होगा तो लेट से R1 का वैल्यू हो गया 0.9 थीटा सी। तो अगर R1 का वैल्यू कम हो गया, 0.9 थीटा सी हो गया, तो एक 1.7 में से 0.9 ये कितना होगा, 0.8 थीटा सी। तो R2 का वैल्यू बढ़ जाएगा 0.8 थीटा सी, लेकिन अभी भी थीटा सी छोटा है तो लाइट बाहर आ रही होगी। तुमने और कम किया, I का वैल्यू तुमने 86 से लेट से 78 कर दिया, R1 का वैल्यू और कम हो गया, 0.8 थीटा सी हो गया। अभी भी अगर ये 0.8 थीटा सी हो गया तो लाइट तुम्हारी यहां पर बाहर आ रही होगी ना, यहां से हम इसको बोल सकते हैं। तो 1.7 थीटा सी, राम राम जी, एक सेकंड। ठीक है, तो हाँ, तुमने आई का वैल्यू 78 कर दिया तो ये तुम्हारा 0.8 थीटा सी हो गया, तो R1 का वैल्यू 0.8 थीटा सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9 थीटा सी। अभी लाइट बाहर आएगी। करते करते लेट से तुमने आई का वैल्यू ले लिया हाइपोथेटिकली 65 ले लिया, जिसपे R1 का वैल्यू हो चुका है R1 का वैल्यू हो चुका है लेट से 0.7 थीटा सी। ठीक है, हाइपोथेटिकली हम आई गिरा रहे हैं तो R1 भी गिरेगा, इस एंगल से चल रहा हूं मैं। आई का वैल्यू 90 थीटा सी, 86 तो 0.9, 78.8, 65.7। ठीक है, तो अब R1 का वैल्यू अगर 0.7 थीटा सी हो गया तो यहां पे अगर हम पुट करेंगे तो R2 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, थीटा सी हो गया। अब अगर तुमने I को और गिराया तो R1 और गिर जाएगा, R2 और बढ़ जाएगा, और R2 थीटा सी से जैसे ही बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल से ऊपर निकल गया, क्रिटिकल एंगल से ऊपर निकल गया, अब लाइट बाहर नहीं आएगी। इस पर्टिकुलर केस में लाइट जो है वो बाहर आती है, 90 के लिए तो बाहर आती है, फिर 90 से कम करते रहो, 89, 80, 87, 86, 85, 84, कब तक कम करते रहो, जब तक R2 थीटा सी नहीं होता। हमें कैसे मालूम पड़ेगा R2 थीटा सी हो गया, R2 थीटा सी तब होगा जब E का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कम करते रहो, कम करते रहो, कम करते रहो, आई नोट तक, एक ऐसे एंगल तक कम करते रहो जहां पर E का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो आई नोट क्या है, वो एंगल जहां पर E 90 हो गया या R2 कितना हो गया, थीटा सी हो गया। ठीक है, तो मैं पूरी बात को समराइज करूं, अगर A का वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ा है तो कोई मर्जी एंगल ऑफ इंसिडेंस रखो, लाइट बाहर नहीं आने वाली। अगर A का वैल्यू 2 थीटा सी के बराबर है, सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट बाहर आएगी, वो है 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और लाइट बाहर भी 90 डिग्री पर ही आएगी। उसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस। अगर A का वैल्यू 2 थीटा सी से छोटा है तो लाइट एक रेंज ऑफ आई के लिए बाहर आएगी, जो कि रेंज का मैक्सिमम एंगल होगा 90। ठीक है, और जो लीस्ट एंगल होगा उसका वो होगा आई नोट, हम उसको बोलते हैं, और उस एंगल पर E का वैल्यू 90 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने यहां पर बच्चों जो तुमने 3 स्टेटमेंट लिखे थे, अगर तुमने फोटो खींची होगी, मेरे पास तो वो चले गए क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गई थी चीज।
अगर तुमने 3 वो स्टेटमेंट की फोटो खींची तो वो 3 स्टेटमेंट मेरे यही थे कि अगर ए 2 थीटा सी से हमारा जो है वो बड़ा है तो लाइट कभी बाहर नहीं आई किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। अगर ए 2 थीटा सी के बराबर है, सिर्फ एक एंगल के लिए बाहर आएगी, वो है 90, और 90 पर ही बाहर आएगी। अगर ए का वैल्यू 2 थीटा सी से छोटा है तो एक रेंज ऑफ आई के लिए बाहर आएगी, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी 90, मिनिमम वैल्यू वो होगी जहां पर ई का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब आखिरी वाले केस की भी मैं 2 कैटेगरी बनाने वाला हूं यहां पर। ठीक है, आखिरी वाले केस की मैं 2 कैटेगरी बनाने वाला हूं, ये समझना जरा, फिर तुम्हारी पूरी पूरी बात ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 2 कैटेगरी कौन कौन सी है बच्चों, देखो जरा। तो आखिरी वाले की अगर मैं 2 कैटेगरी बनाऊं तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि एक तो हमारी कैटेगरी हो गई है कि ए का वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ा है लेकिन थीटा सी से छोटा है, और एक मैंने बना दिया ए का वैल्यू थीटा सी से भी छोटा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा चेक करते हैं। ठीक है, आई का वैल्यू 90, बड़ी अच्छी बात। R1 का वैल्यू थीटा सी, बड़ी अच्छी बात। R2 का वैल्यू होता है a माइनस में R1, बहुत अच्छी बात। ठीक है, और यहां पर हम ये लिख सकते हैं a का वैल्यू 2 थीटा सी से छोटा है, तो लेट से मैंने ले लिया 1.5 थीटा से ले लिया फॉर हाइपोथेटिकल सिनेरियो। आई का वैल्यू 90 तो R1 होगा थीटा सी, यहाँ पे कितना होगा, R2 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 0.5 थीटा सी आ गया। ठीक है, ठीक है, आई का वैल्यू घटाते जाओ, R1 का वैल्यू घटता जाएगा, R2 का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जब R2 का वैल्यू थीटा सी हो जाएगा, उससे ज्यादा तुम्हें आई को नहीं घटाना है, वहां पर हम ये बोलेंगे कि ई का वैल्यू जो है वो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही हम थ्योरी करते आते इसकी ना। तो यहाँ पे बोलेंगे जब R2 का वैल्यू थीटा सी हो गया तब हम ये कहेंगे कि जो भी आई का वैल्यू है वो आई नोट हो गया, ये तुम कहेंगे ना। जब ई का वैल्यू 90 होगा तो R2 का वैल्यू थीटा सी होगा, तो उस आई को हम क्या बोलेंगे, आई नोट का नाम देंगे। ठीक है, अब जरा इसको चेक करते हैं दोनों केस में इसकी वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, चलिए सारा कबाड़। ठीक है, सुनो जरा, यहां पे हम जानते हैं कि R1 का वैल्यू होता है a माइनस में R2, ये होता है। अगर R2 का वैल्यू हम जानते हैं, जब आई नोट की अगर हम बात करेंगे तो R2 का वैल्यू थीटा सी होगा। अगर R2 का वैल्यू थीटा सी होगा तो R1 का वैल्यू हो जाएगा a माइनस में थीटा सी। ठीक है, अब इस वाले केस में a जो है वो थीटा सी से बड़ा है, तो R1 यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस वाले केस में हम यहां पे बोल सकते हैं, इस वाले में सेम रहेगा, R1 का वैल्यू होगा a माइनस में R2, और इस एंगल पर R2 का वैल्यू थीटा सी होगा तो R1 हो जाएगा a माइनस में थीटा सी, और इसमें एक है थीटा सी से छोटा है, तो R1 का वैल्यू यहां पर क्या निकल करके आएगा, नेगेटिव निकल करके आएगा। अगर R1 पॉजिटिव है तो I भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर R1 नेगेटिव है तो I भी यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहां पे एक चीज दिखाता हूं, जरा सुनने की कोशिश करना। ये ग्राफ बनता है, ग्राफ का मैं डेरिवेशन तो नहीं करा रहा हूँ सॉर्ट ऑफ, लेकिन मैं तुम्हें ग्राफ बता रहा हूँ। सर जल्दी जल्दी आपने बता दिया, क्या बताया सर आपने, दोबारा बताओ। अरे सुर को तो सर ही आएगा, सब कुछ आएगा। यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ डेविएशन का। डेविएशन तभी होगा जब लाइट बाहर आएगी। ठीक है, तो डेविएशन जो प्रिज्म का हम लेते हैं ना, ऐसे लेते हैं कि लाइट ऐसे आई, फिर फाइनली ऐसे हुई, फिर ऐसे चलेगी, तो लाइट का जो इनिशियल डायरेक्शन है वो ये था, फाइनल डायरेक्शन है वो ये है, तो ये एंगल जो है वो डेविएशन हो गया। ठीक है, तो ये डेविएशन हम तभी डिफाइन करते हैं जब लाइट बाहर आती है। अगर लाइट ऐसे मुड़ जाएगी फिर हम डेविएशन डिफाइन उसके लिए नहीं करते हैं। इसमें भी निकाल सकते हैं डेविएशन, लेकिन हम आमतौर पर डेविएशन के बारे में उसमें बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब मैं डेविएशन बोल रहा हूं तो ये मैं तब बोल रहा हूं जब दोनों से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब डेविएशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, ऐसा ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, तो पहले तो मैं यहां पर ये बोल दूं, चलो पहले मैं ये बोल दूं, अगर तो इसको हटा दूं मैं, एक सेकंड जरा रुकना, इसको मैं हटा देता हूं। सर बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा है ग्रीन, तो चमक नहीं रहा है आंखों में, देखो जरा। तो पहला मैं बना देता हूं यहां पर ग्राफ की, अगर मैं बात करूंगा, अगर a का वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ा है तो नो ग्राफ, कोई ग्राफ नहीं है। मतलब ग्राफ तुम चाहो तो बना लो, लेकिन इसमें कुछ भी डाटा नहीं आएगा। ठीक है, ग्राफ तुम अगर बनाओगे ऐसे करके कड़क कड़क, तुमने ग्राफ बनाया यहाँ पर डेल्टा और आई का, तो उसमें कुछ भी नहीं आया। अगर a का वैल्यू 2 थीटा सी के बराबर है तो तुम्हारा जो ग्राफ है बच्चों, उसमें सिर्फ एक डॉट आएगी। डॉट क्या आएगी, i का वैल्यू 90 होगा तो एक डेविएशन आएगा, उसका जो भी वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा प्रिज्म वगैरह पे।
लेकिन उसका एक वैल्यू है, सिर्फ एक डॉट ग्राफ बनेगी, एक पर्टिकुलर डेविएशन होगा, जो भी वो डेविएशन होगा, सिंगल आई का वैल्यू हल्का सा घटाओगे तो वो फिर तुम्हारा चला जाएगा। तो ये भी टेक्निकली कोई ग्राफ नहीं हुआ, सिर्फ सिंगल वैल्यू ही हुई, ठीक है, सिर्फ ये डॉट हमारी आ गई यहाँ पर, ठीक है, और कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए का वैल्यू थर्ड सिनेरियो में, यहाँ पर मैं यहाँ पे बनाऊँ थर्ड सिनेरियो, चलो थर्ड सिनेरियो यहाँ बनाते हैं। अगर मैं ए का वैल्यू जो है वो 2 थीटा सी से बड़ा ले लेता हूँ, सॉरी छोटा ले लेता हूँ, और थीटा सी से बड़ा ले लेता हूँ, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसा। तो i इज इक्वल टू 90 के लिए भी डेविएशन आएगा, फिर i को कम करते रहोगे तो भी डेविएशन आएगा, डेविएशन भी कम होता है, वो आगे देखेंगे, मिनिमम डेविएशन वगैरह, ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये है डेविएशन, ये बैंड बजा 2 मिनट में चुप होने वाला है, 2 मिनट का सबर करो सिर्फ, और ये चुप हो गया, ठीक है। ये डेविएशन हो गया बच्चों, और ये इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो 90 के लिए तो बाहर आ ही रहा है ना, कम करते रहो कम करते रहो कम करते रहो, एक एंगल आएगा जहां पे ई का वैल्यू 90 डिग्री होगा, उस आई को हम बोलते हैं आई नॉट, जहां पे ई का वैल्यू कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो वहां करके लिए भी बाहर आता है, और आई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यहाँ पर जो आई नॉट का वैल्यू है वो पॉजिटिव बनता है, ये मैंने तुम्हें अभी दिखाया है यहाँ पर, क्योंकि हमारा R1 जो है वो a माइनस में R2 होगा, और जब लाइट तुम्हारी R2 जब थीटा सी को टच करेगा तभी हम बोलते हैं आई का वैल्यू आई नॉट हो गया। तो अगर R2 हमारा थीटा सी हो गया है, a का वैल्यू हमारा टू थीटा सी से बड़ा है, तो R1 का वैल्यू हमारा पॉजिटिव रहेगा। अभी मैं डाउट नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि किसी ने क्या डाउट पूछा है। चौथी बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर a का वैल्यू थीटा सी से भी छोटा हो गया, यानी 2 थीटा सी छोटा तो है ही, थीटा सी से भी छोटा हो गया, तो भी सेम सिनेरियो बनता है, बस उसमें एक हल्का चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है, फिर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि ऐसे नेगेटिव में चला जाता है। ये एंगल नेगेटिव में एंगल जाने का मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। तो ये हो गया आई का वैल्यू 90 डिग्री, डड्डा डड्डा, मैं अभी देखूंगा किसी ने क्या पूछा है। और यहाँ पर एक आई का वैल्यू जो है जिसको हम आई नोट का नाम देते हैं, वो है जहां पर ई का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, R2 का वैल्यू थीटा सी हो जाए, वो वैल्यू नेगेटिव में आती है, -10 -20। अब नेगेटिव का मतलब क्या वो भी समझा दूं। तो पॉजिटिव का यहाँ पर मतलब होता है ये बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक प्रिज्म बनाऊं तो ये मतलब होता है पॉजिटिव। अगर ऐसा एंगल है तो वो पॉजिटिव लेते हैं हम प्रिज्म में। ये अगर हमारा थीटा है, ये है ना, ये हमारा पॉजिटिव आई है। और अगर मैं ऐसा ले लूं, अगर मैं ऐसा ले लूं इंसिडेंट एंगल, उसको हम नेगेटिव इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये जो मेरा आई है इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। यानी मैं 90 से घटाते 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 0 पे गया, 0 से मैं उधर चला गया, ठीक है। इसको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। अब मैं डाउट देखता हूँ, पैराबोला क्यों बना सर? हाँ, वो मैंने तुम्हें नहीं बताया है, उसका मैंने डेरिवेशन नहीं कराया है कोई, ठीक है। लेकिन ऐसा ही इसका ग्राफ बनता है। ग्राफ थोड़ा यू शेप का है, टेक्निकली पैराबोला है या नहीं वो तो हमें डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच का वो बनाना पड़ेगा, है ना। वो हम बनाते नहीं अक्सर, सीधा हम ले लेते हैं कि ऐसा आता है। अगर हम चाहें तो हमें डेविएशन और आई के बीच का ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। वो पहले तुम्हें पूरी पूरी कहानी समझ में आ गई। मैं थोड़ा देखता हूँ कि ये ऐसा शेप क्यों आया। अगर डिराइव हो पाया तो मैं करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो हम सीधा ही ले लेते हैं इसको, क्योंकि इसके डायरेक्शन थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है। तो एक बार तुम्हें पूरी पूरी कहानी समझ में आ गई है। सर थीटा इज इक्वल टू 0 पे डेविएशन क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 पे डेविएशन हो सकता है। क्योंकि अगर तुमने थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दिया है तो यहाँ पर तो डेविएशन नहीं हुआ, लेकिन आगे तो हो सकता है ना, आगे यहाँ पे तो लाइट मुड़ सकती है तुम्हारी, नहीं मुड़ेगी? अगर तुमने थीटा 0 ले लिया, तुमने ऐसे ले लिया, यहाँ पे तो चल ठीक है, कोई डेविएशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो वो 0 नहीं होगा ना, यहाँ पे तो किसी एंगल पर इंसिडेंट होगा, एंगल इंसिडेंट होगा तो मुड़ेगी तो आगे डेविएशन। हाँ, थीटा अगर 0 है, इंसिडेंट एंगल अगर 0 है तो डेल्टा 1 जरूर 0 होगा, लेकिन डेल्टा नेट तो 0 नहीं होगा ना, ठीक है। तो होपफुली सभी को ये वाली कहानी जो है, राम कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो जी, ठीक है। तो ये अगर तुम्हें राम कहानी समझ में आ गई है तो हम आगे वाली राम कहानी के बारे में जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और बताने वाला हूं, ठीक है। एक है मैक्सिमम डेविएशन, एक है मिनिमम डेविएशन। इनके जो डेरिवेशन है वो 1-1, 2-2 पेज के हैं, तो इनके डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। हमारे मतलब मैं कहूँगा बियॉन्ड ही है मेरे पास, हालांकि कॉपी में पढ़े हैं लेकिन मैं कभी भी आज तक करवाया नहीं है, क्योंकि वो खुद ही 2-2 पेज के डेरिवेशन है, तो कोई सेंस बनता नहीं है ज़्यादा। लेकिन मैं तरीका तुम्हें बता दूंगा। तरीका वही है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो उसका फंक्शन बनाओ, उसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके आंसर आएंगे, लेकिन 4-4 इक्वेशन बनती हैं इसके अंदर, 4 इक्वेशन का हमें यूज़ करना होता है। डेरिवेशन मेरे सामने तो पड़ा है, ठीक है।
तो मैं तो तुम्हें यहाँ पे सीधा दे दूंगा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें डेरिवेशन करवा भी सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कराऊँ तुम्हें डेरिवेशन मिनिमम के लिए या सीधा चिपका दूँ। चलो आज कर लेते हैं, इस बार देखते हैं, करने का ट्राई करते हैं। मेरे पास तो पढ़ा ही हुआ है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो अब यहाँ पे कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो आज हम उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। मैं पहली बार प्रूफ करा रहा हूँ, हालांकि मैंने रखा हुआ था, तो मैंने इतने सालों से कभी कराया नहीं, क्योंकि 2 पेज का था, तो मुझे लगा क्या कराना है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तुम कहोगे सर हमारे ऊपर ही क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या है तुम्हें ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, कम तो नहीं पढ़ा रहे। अगर समझ में ना आए तो बस रिजल्ट ध्यान रखना है। इसका रिजल्ट होता है आई इज इक्वल टू ई। जब आई का वैल्यू ई के बराबर होता है तो डेविएशन मिनिमम रहता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर डेविएशन मिनिमम है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई का वैल्यू ई के बराबर होगा। यहाँ पे डेविएशन मिनिमम है, यहाँ पे क्या होगा, आई का वैल्यू ई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालें, पहले मैंने लिख रखा है कि आई प्लस ई, ये हम जानते हैं ना, सारे बच्चे जानते हैं भाई, जो डेविएशन होता है डेल्टा, वो होता है आई प्लस ई माइनस में ए, ये हमारी चीज होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं बच्चों, लेट से आई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे कंट्रोल में तो आई है, तो मैं क्या बनूंगा यहाँ पे, डी डेल बाय डी आई, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा डी ई बाय डी आई, और ए का वैल्यू तो कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा 0। तो ये हमारे सामने पहला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देख कर ही कर रहा हूँ कि इसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ताकि गड़बड़ ना हो, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो करना कुछ खास ज़्यादा नहीं है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम बोलेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन, ये हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर ये हमारा 0 होना चाहिए तो डी ई बाई डी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1। फुड करने लग रही है यार, पंखा बंद कर, डी बाई डी आई का वैल्यू कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन, वो है R1 प्लस R2, वो ए के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमें निकल करके आ गई मिनिमम डेविएशन। ये सभी समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, मैं बस थोड़ा देख के कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कौन से स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, हालांकि मैं जानता हूँ मुझे उसे घुमाना फिराना ही है, लेकिन फिर भी गलत ना घुमा दें, क्योंकि पहले ही चीज़ थोड़ी लेंदी है, तो तुम बिल्कुल ही इसमें उलझ कर खड़े हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो मेरे को चाहे तुम किसी के रिस्पेक्ट में करो, अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करते तो हम सिंपली DR1 भी करते हैं, DR1 प्लस DR2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो नीचे आई आ जाएगा, अगर मैं किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूँ, सिंपली डिफरेंट कर रहा हूँ, इसको DR1 इसको DR2 लिखूंगा, ये हमारा 0 हो गया। इसकी हमें शायद आगे जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पर अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। ठीक है, तो यही हमने 4 बेसिक इक्वेशन किए थे ना, एक पहला इक्वेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया हमारा। ठीक है, थर्ड हमारा कौन सा था इक्वेशन, वो स्नेल्स लॉ वाला था। ठीक है, तो मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ यहाँ पर, तो था म्यू ऑफ एयर था यहाँ पर, तो जिसको म्यू ऑफ एम लिख देता हूँ मैं, साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म साइन R1। ठीक है, ये था। अब मैंने किया इसको डिफरेंशिएट बच्चों, तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर आ गया मेरा म्यू ऑफ एम साइन आई बन गया कोस आई, है ना, और इसको मैं डिफरेंशिएट किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूँ, तो आगे मैंने डी आई लगा दिया, ये बन गया म्यू प्रिज्म कोस R1, और आगे मेरा यहाँ पर हो गया है DR1। ठीक है, ये मेरा एक अलग से इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको भी मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया है। तो आगे है डिवाइड करो थर्ड और फोर्थ को। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को अगर मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, एक सेकंड जरा मैं देख लूं थर्ड और फोर्थ कौन सी है हमारी। ठीक है, तो फिर मुझे एक और डिफिनेशन करना पड़ेगा शायद। तो अगला जो डिफिनेशन होता है वो हमारा होता है, अच्छा इसको मैंने थर्ड का नाम दे दिया, लेट्स से मे बी। तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हुआ, हमारा सेकंड ये हुआ, ये हमारा थर्ड हो गया है। और अब हम बात करते, सर हम तो वैसे ही ले लेते, सर आपने हमें क्यों खाम खा कंफ्यूज कर दिया सर। मैं वैसे मज़े ले रहा हूँ सर, ज़्यादा मज़े मत लो, हम यहाँ पे आपके मज़े हम पहले जाएंगे। देखो ज़रा, तो फोर्थ हमारा यहाँ पर हो गया म्यू ऑफ प्रिज्म साइन R1 इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम, आने दो इक्वेशन लिख दी आपने, तो आपने दो इक्वेशन लिख दी। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको हटा देते हैं, वो तो इसी का ही वर्जन है, म्यू पी साइन R1 और म्यू मीडियम साइन ई। इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, म्यू पी कोस R1 DR1 इज इक्वल टू म्यू एम
कोस ई डी। तभी मैं तुम्हें कह रहा था कि इसका डेरिवेशन मैं करवाता नहीं हूँ, क्योंकि लेंथी डेरिवेशन है, कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है, कभी यूज इसकी पड़ता नहीं आगे। लेकिन फिर भी मैं लगा कि बहुत पुराना समय था जब मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था, मतलब उन्हें मैं टीचिंग की जब स्टार्टिंग में था तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था इसको कि ये बच्चों को कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भी नहीं करवाया गया था और बड़ा लेंथी डेरिवेशन था। फिर उसके बाद मैंने आज इसको देखा है, मैं कहा चलो एक बार देख तो नहीं, क्या पता उस समय पर मेरा ज्ञान कम हो और मुझे लगा हो कि ये फालतू है, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया हो तो मुझे लगे कहीं ये यूजफुल है, तो मैंने आज इसको एक बार फिर से कंसिडर कर लिया। अब इसने बोला कि थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो म्यू एम को म्यू एम से डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने, ताकि म्यू कैंसिल आउट हो जाए। तो इस वाली साइड को इससे, इस वाली साइड को इससे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा म्यू एम से म्यू एम कट जाएगा और हो जाएगा कोस आई डी आई, है ना, और नीचे आ जाएगा कोस ई डी ई, और इधर बन जाएगा म्यू पी कट जाएगा कोस आर वन, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉरी R2 होगा ना, यहाँ पे R2 होगा, सॉरी यहाँ पे R2 है ना, कोस R1 और ये बाय कोस R2 तो हो जाएगा DR1 और यहाँ पे DR2 होगा ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा DR1 बाय DR2, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर निकल करके आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे DE बाई DI का वैल्यू -1 पुट कर दिया, तो अगर -1 पुट कर देंगे तो इसके आगे भी नेगेटिव लग जाएगा। This is the solution of DE by DI is equal to -1। ओहो, ये तो बहुत लेंदी हो रहा है, आगे भी एक पेज का हो रहा है, और अब इसको स्क्वायर करेगा, स्क्वायर करके ये बनाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और बहुत लेंदी कर करके आंसर ये अल्टीमेटली निकालेगा। तो मैं अब इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है सर, आपने इतना सारा करवाया फिर छोड़ दिया, अब क्योंकि आगे भी बहुत लेंदी है। अभी क्या कर रहे हैं इसको, DI बाई डी, देखो DR1 और DR2 तो बराबर है, ठीक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन खाम खा उलझने वाला काम है। DI बाई DA की वैल्यू -1 हो गया, तो यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ कोस आई बाय कोस ई, और यहाँ पे DR1 का वैल्यू क्या होगा, -DR2 के बराबर होगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का कोस R1 बाय कोस R2, ये माइनस माइनस तुम्हारे कट जाएंगे। फिर कर दिया इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा कोस स्क्वायर आई, मेरे पास स्पेस ही नहीं बचेगा, कोस स्क्वायर ई इज इक्वल टू कोस स्क्वायर R1 कोस स्क्वायर R2। इसको फिर लिखेगा ये साइन के फॉर्म में, क्यों लिख रहा है आई डो नॉट नो, इसलिए लिख रहा है ताकि ये स्नेल्स लॉ लगा सके, ठीक है। फिर लिख करके ये आखिर में पाएगा आई इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो मैं नहीं जा रहा हूं इसमें, क्योंकि अपने पास स्पेस नहीं रह गया, आगे मैं इसको प्रोसीड नहीं करना चाह रहा हूं। करूं इसको प्रोसीड आगे कि नहीं, छोड़ दूं इसको, यहीं पे कर दूं प्रोसीड आगे, अपना टाइम तो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। खैर ये हम मिनिमम डेरिवेशन वाली बात हम जो है फिर वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे बच्चों, बस मैंने ये रिजल्ट तुम्हें बता दिया आई इज इक्वल टू ई। मैं एक काम करता हूँ, इसको आगे प्रोसीड कर लेता हूँ, ठीक है, निकला तो निकला, ना निकला तो ना निकला, इसको तुम्हें बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, ये बाकी सारा कबाड़ है, इसको फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार कर देता हूँ, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम तो बचा नहीं, 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट कुछ और तो होने वाला है नहीं, तो इसी को मैं आगे खदेड़ लेता हूँ, ठीक है। खदेड़ने वाली बात है, डरना मत सर, ये तो प्रूव था, पर मिनिमम डेरिवेशन की कंडीशन क्या है, मिनिमम डेरिवेशन कंडीशन क्या होती है, किसी भी चीज़ के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन कि उसका डेरिवेटिव जो है 0 हो जाए। तो डेल्टा, भाई किसी चीज़ को मिनिमम तुम क्या करते हो, फंक्शन बनाते हो, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हो 0 के इक्वल, तो ये इसका डिफरेंशिएशन, इसको 0 इक्वल पुट करोगे, या तो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, वो हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में आमतौर पे बोल देते हैं कि मिनिमम पूछा तो मिनिमम निकलेगा, मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम निकलेगा, चेक करने की ज़्यादा जरूरत होती नहीं है, ठीक है, नहीं तो वो पूछता ही नहीं, ठीक है, अगर मैक्सिमा निकल रहा था तो पूछता ही नहीं मिनिमा की बात, फिर वो मैक्सिमा की बात ही पूछता, ठीक है। खैर तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, 1 माइनस में साइन स्क्वायर आई, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ई, 1 माइनस में साइन स्क्वायर R1, 1 माइनस में साइन स्क्वायर R2। अब यहाँ से जो है वो हम इसको जो है वो क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पर जो है क्या किया, इसको मैंने साइन R को साइन I के फॉर्म में लिखा और R2 को मैंने E के फॉर्म में लिखा। वो मैं कैसे लिख पाऊंगा, वो मैं ऐसे लिख पाऊंगा, देखो जरा, तो यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, तो साइन R1 क्या है, म्यू एम बाई म्यू पी, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। मैं अगले पेज पे करूँ तो मेरा हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर I1, 1 माइनस में नीचे क्या था यहाँ पे, साइन स्क्वायर E, साइन स्क्वायर E, I1 तो नहीं है, I1 तो I ही है, I1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर R1, साइन स्क्वायर R1 क्या होगा, म्यू एम बाय म्यू पी साइन स्क्वायर I,
तो म्यू एम आमतौर पे 1 ही लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा होगा 1 माइनस साइन स्केयर आर, और 1 माइनस साइन स्केयर आर को मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे, तो ये सोचा तो लिख सकता हूँ मैं म्यू साइन स्केयर R1 को लिख रहा हूँ, साइन स्केयर R1 को म्यू एम बाई म्यू पी, म्यू एम बाई म्यू पी साइन स्केयर आई, और इसको मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा, पता नहीं टाइम ही अपना खत्म हो जाए, 3 मिनट ही रहते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी क्या आ जाए। तो वन साइन स्केयर R2 क्या लिखूंगा, साइन स्केयर R2 यहाँ पे साइन स्केयर R2 क्या होगा, म्यू एम बाई म्यू पी साइन स्केयर ई, तो म्यू एम बाय म्यू पी साइन स्केयर ई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हो ए भगवान, तभी मैं मना कर रहा था। 1, ठीक तुम मानते कहो, मेरी बात सुनते नहीं हो। 1 माइनस में साइन स्केयर आई प्लस में नहीं माइनस में म्यू एम बाय म्यू पी साइन स्केयर ई, और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में म्यू एम बाय म्यू पी साइन स्केयर ई साइन स्केयर आई इज इक्वल टू 1, देखो कुछ कैंसिल आउट हो तो, माइनस में साइन स्केयर ई माइनस में म्यू एम बाय म्यू पी साइन स्केयर आई प्लस में म्यू एम बाय म्यू पी साइन स्केयर ई साइन स्केयर आई, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो हो गया साइन स्केयर आई, और इधर से कॉमन ले लिया मैंने, है ना, तो ये 1 प्लस में क्या बच गया, म्यू एम बाय म्यू पी, और इधर ही चला गया, तो मैंने क्या किया है ना, ये यहाँ पर माइनस का था ना, सॉरी ये माइनस का था यहाँ पे माइनस का 1 था ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या साइन स्केयर ई कॉमन ले लिया, तो ये बचा माइनस का 1, और यहाँ से इधर आएगा तो प्लस में म्यू एम बाय म्यू पी, उसका भी होता है, हाँ ठीक है, तो ये से ये कट गया, तो आ गया साइन स्केयर आई इज इक्वल टू साइन स्केयर ई, तो आई का वैल्यू आ गया ई, ओहो फाइनली हमने निकाल दिया, बहुत ही कबाड़ था, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हें ध्यान रखना है आई का वैल्यू ई के बराबर होगा। अगर मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होती है, फंक्शन बनाओ, उसको डिफरेंशिएट करो, उसका डिफरेंशियल 0 इक्वल पुट करना है, तो फंक्शन हमारा ये था बच्चों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सब एंगल वैंगल में घुमाने वाली बात है, लेकिन अल्टीमेटली आई इज इक्वल टू ई निकल करके आता है। इसी से हम स्टार्ट करेंगे अपना अगले वाला लेक्चर, ठीक है, फालतू का लेक्चर था, मतलब ये लेक्चर फालतू का नहीं था, ये फालतू की बात थी, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में बढ़ते हैं प्रिज्म में आगे, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।